नई उमंग, नई आशा, नए जज्बे, नए जुनून, नए इरादे के साथ आप ही की हम सफर खाशिब आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती है। आप ही के चहेते पसंदीदा प्रोग्राम दिल से में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। आज चूंकि सैटरडे है और हर सैटरडे आपको ये इंतजार रहता है कि आज की शख्सियत से शीबा हमारी मुलाकात कराने वाली है, किसके रूबरू कराने वाली है। तो चलिए आज आपको बहुत ही ज़्यादा खुश करते हैं, क्योंकि आज जो हस्ती हमारे दिल से प्रोग्राम में शामिल है वो एक ऐसी हस्ती है जो लाइमलाइट से दूर तो भागते हैं, लेकिन भाग कहाँ पाते हैं, क्योंकि उनका हुनर बोलता है। ऐसे हुनरबाज है, मैं कहूँ कि हरफन मौला है तो गलत नहीं होगा। मैं तो ये कहूँगी कि हकीकत पर से पर्दा उठाते हैं ये। इनका स्क्रीन प्ले इतना कमाल का रहता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि भाई कहीं कुछ कमी है। एक ऐसा ठहराव, एक ऐसा बहाव, अरे क्या क्या मैं कहूँ इनके बारे में। और बोलते भी जो कमाल का है ना, क्या शुद्धता से बोलते हैं और बेबाक होकर अपनी बात रखते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई इनके बारे में क्या कहे। इन्हें अच्छा ये लगता है कि ये जब काम करे, जब कुछ तहरीर करे, जब कुछ लिखे, जब कुछ डायरेक्ट करे, वो बोलना चाहिए बस। और जब काम बोलता है तब खुद ब खुद आप बहुत बेहतरीन शख्सियत की फेहरिस्त में शामिल होते ही होते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा, हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री के, हमारी थिएटर जगत के नामवर और नामचीन शख्सियत आतिश कपाडिया से, जो राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, लिरिसिस्ट भी है, और क्या क्या है अब इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर द वंडरफुल, बहुत खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया आपने। आपने जो खूबसूरत हमें काम दिया है उसका क्या? बहुत बहुत शुक्रिया अगेन इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। मैं ना आपकी एक लाइन पकड़ लेता हूँ। आपने कहा कि लाइमलाइट से दूर रहता। हाँ। वो एक बहुत कैच 22 तरह की लाइन है मेरे लिए। हाँ। मैं लाइमलाइट से दूर रहना चाहता नहीं, लाइमलाइट मुझे खुद अपने से दूर कर देती है। उसकी अजीब अजीब वजह बताता हूँ। बताइए। क्या होता है ना कि मैं जब काम करने लगा तो एज एन एक्टर मुझे कोई काम देता ही नहीं था, तो मैंने खुद को ही कास्ट किया, लेकिन मैं खुद ही बोर हो गया क्योंकि मैं बहुत इम्पेशेंट सा हूँ। तो स्टेज थिएटर में बहुत अच्छा मैं करता था, मतलब खुद के लिए ही रोल लिखता था, बिकॉज और कोई तो देता नहीं था। तो सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, और अपनी जो बातें आप रख रहे हैं ये हकीकत है। मैंने म्यूजिकल्स, लाइव म्यूजिकल्स किए, एक बार रिप्लेसमेंट किया और दूसरा जो प्ले किया था उसमें मैं लीड सिंगर था, उसके अलावा कुछ करना नहीं था। बाकी सारे एक्टर्स बहुत बहुत खूबसूरत काम करते थे उसमें। हाँ। जैसे परेश गणात्रा जी, दिलीप हाँ। जोशी, देवेन भोजानी, जेडी मजीठिया, विपुल शाह, हाँ। बड़े बड़े दिग्गज कलाकार। तो वो उमेश शुक्ला जी, हाँ। वो भी थे उसमें। हाँ। लेकिन मेरा रोल बहुत ही मैं था, मुझे मैनेजर बुलाते थे मेरे डायरेक्टर। अच्छा, मतलब जो एक्टिंग का कीड़ा बचपन से आपके जहन में था वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो रहा था, फिर वो अपने भड़ास निकालने के लिए आपने कहा कि अब रोल्स भी खुद ही लिखो। क्योंकि एक मर्तबा मुझे एक प्ले मिला जब फिरोज अब्बास खान जी एक प्ले बना रहे थे जिसका नाम था एवा मुंबई में चाल जाइए। तो उसमें भी मुझे ऑडिशन के लिए न्योता नहीं दिया गया था, मेरे सारे दोस्त गए थे ऑडिशन के लिए। हाँ। तो मैंने कहा यार मैं खुद ही जाता हूँ। तो मैंने फिरोज से कहा कि फिरोज मुझे भी एक्टिंग करनी है यार, मुझे थोड़ा कुछ दे दो। उन्होंने एक अच्छा सा रोल दिया मुझे और फिर मैंने बहुत प्यार से बहुत प्यार से उसको निभाया। और फिरोज ऑल्सो सेड कि यार तूने अच्छा किया। मैंने कहा मैं करता हूँ अच्छा, मुझे अगर दो तो एक मौका दो। खैर, फिर जब मैंने प्लेज लिखना शुरू किया और कौन से ईयर से आपने प्ले लिखना शुरू किया? बचपन से आपके जहन में था? क्योंकि आप एक बिजनेस घराने से ताल्लुक रखते थे, ऑब्वियसली टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी थी, और माँ बाप तो चाहते ही होंगे, और गुजू फैमिली से ताल्लुक रखते थे, वो तो बिजनेस में ज्यादा रहते हैं। क्या बचपन से शौक था या फिर घर वालों ने अपोज किया, फिर आप कैसे आए? नहीं, ये तो मतलब बहुत, मेरी फैमिली बहुत अनकन्वेंशनल थी। हाँ। मैं आपको एक किस्सा अगेन बताता हूँ। मेरे पिताजी के दोस्त आए थे, मैं 5-6 साल का था, मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है ये किस्सा। तो उन्होंने मुझे, अक्सर हम करते हैं ना, बच्चों से पूछते बड़ा होके क्या बनेगा, तो आई वॉज 6 साल का था मैं। और वो मेरे पिताजी के फ्रेंड जो है उन्होंने मुझे देख के बोला कि तो बड़ा होके क्या बनेगा। मैंने कहा एक्टर। तो वो हंसने लगे। क्यों? मैंने वही पूछा क्यों। तो उनकी हंसी रुक गई। मैंने कहा इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। तो उन्होंने मेरे पिताजी को देखा, मुझे डिस्टिंक्टली याद है ये वाकया। उन्होंने मेरे पिताजी को देखा, मेरे पिताजी ने ऐसे किया, भाई ये क्लियर है उसको क्या करना है लाइफ में। फिर मैं जैसे बड़ा होता गया, मेरे सामने एक हरीन मेहता, स्वर्गीय हरीन मेहता करके बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे राइटर थे, गुजराती प्लेज लिखते थे वो।
उन्होंने विसामो नाम का एक नाटक लिखा था, जिसकी स्टोरी अगर आप प्ले सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अभी जो बागबान फिल्म बनी कुछ साल पहले, आइडेंटिकल, इट वाज दैट प्ले। इसमें यही बात थी कि माँ बाप को अलग अलग रखते हैं बच्चे और फिर क्या तनाव होता है। इट्स अ कोइंसिडेंस मे बी। खैर, हरीन मेहता साहब जब लिखते तो उनका एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, जिसकी जो ग्राउंड फ्लोर पे उसकी खिड़की थोड़ी ऊंचाई पर होती थी। मैं छोटा बच्चा था तो मैं ईंट पे ईंट रख के ऊपर चढ़ के देखता था कि ये क्या करते हैं। फिर मैंने एक मरतबा उन्होंने बुलाया अंदर मुझे, और उधर एक टेबल फैन रखा हुआ था, रैली फैन करके टेबल फैन, खड़खड़ खड़खड़ आवाज करने वाला। मैंने कहा ये क्या करते हैं आप, ये लिखते हैं, वो क्या होता है? मैं 6 साल का अगेन था। तो उन्होंने कहा कि मैं कहानियाँ लिखता हूँ, उस पर से फिर नाटक बनाता हूँ, और फिर नाटक तो उनके यहाँ से हमको पासेस मिलते थे कॉम्प्लीमेंट्री। तो मुझे याद है हम लोग पाटकर ऑडिटोरियम में, हम लोग चर्च गेट रहते थे उन दिनों मेरे मामा के घर में, इंडस कोर्ट, जय हिंद कॉलेज के सामने। तो हम जब विक्टोरिया में मेरे पिताजी और मेरी माँ और मेरे 2 भाई, हम पांचों पाटकर ऑडिटोरियम में प्ले देखने जाते थे। तो वो जो पर्दा होता था उसके ऊपर जो गजरा लगाते थे, वो देखकर मुझे इतना अच्छा लगता था कि अभी ये पर्दा खुलेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं 5-6 साल का था, मुझे प्ले भी याद है। वो मांडवानी जुई करके गुजराती नाटक था जिसमें अनुराधा पौडवाल जी ने गाना गाया था, टाइटल सॉन्ग। और वो गाना शुरू हुआ और कर्टन खुला तो मैंने ताली बजाना शुरू किया। तो अभी अब सोचिए कि 6 साल का एक बच्चा, मतलब उसको समझ आ रहा है ये सब, कुछ शुरू ही नहीं हुआ अभी तक। कुछ शुरू, तो मैंने तो सबने देखा और मेरे पिताजी ने ऐसे कहा, तो कुछ लोग देखे और लाफ्टर आया कि ये क्यों ताली बजा रहा है। तो देन लेटर ऑन आई सेड कि मुझे डांटा गया कि ऐसी ताली क्यों बजाई तूने, शुरुआत में ही कुछ शुरू ही नहीं हुआ था। मैंने कहा नहीं, मैंने ताली इसलिए बजाई कि मुझे अब ये देखने को मिलेगा। तो वो एक्साइटमेंट थी ना, वो एक्साइटमेंट इस बात की थी कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, वो मैं बहुत क्लियर था। मतलब हम ये कहें कि आप अपने जहन में क्लियर थे राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। जब आप 6 साल के थे और प्ले देखने गए थे आप, तभी आपने डिसाइड किया था आपको यही करना है। मतलब लक्ष्य आपने बचपन से ही चूज किया। तो उस पाथ पर निकलने के लिए भले ही घर वालों ने अपोज किया, लेकिन आप क्लियर थे अपने माइंड से यही तो करना है। ज्यादा अपोजिशन भी नहीं था, उनको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आपने वो जो कॉमेडी अलग तरह की टेलीविजन पे शुरू की, उससे पहले नहीं था। उससे पहले अगर हम देखते थे तो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में ही देखा करते थे उस तरह से, और कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज था उस वक्त। तो ये आपके जहन में कैसे आया कि उसको हमें चेंज करना है, जो टेलीविजन पे चल रहा है, और मुझे कुछ कॉमेडी में अलग देना है, और वो भी रियल कैरेक्टर से? तब जहन में ये सवाल बहुत सारे होंगे, अब जाना है, प्रेजेंट करना है, तो क्या सोच के गए थे आप कंपनीज में? कॉमेडी क्यों, जैसे आपने पूछा, तो उसकी वजह ट्रेजेडी है कि क्या हुआ, जब बहुत अमीर होते हैं तो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, और वहाँ पे 2 बावर्ची है और ड्राइवर है। हमारे वली भाई करके ड्राइवर थे, हमारी फोर्ड एम्बेसडर जीप और फिएट। बड़ा रिच रहे हैं आप। हाँ, और वो सब चला गया ना। तो जब अमीर लोगों के यहाँ से सब दौलत चली जाती है ना, तो बहुत बिटर हो जाते हैं, वो हैंडल नहीं कर पाते। तो घर में कलेश हुआ करता था छोटी छोटी बातों के लिए। इस कलेश की वजह से मैं क्या करता था, हमारे घर के बाहर विले पार्ले में एक चंपा का पेड़ हुआ करता था, और वो विले पार्ले में पार्ले कॉलेज करके मेरे घर के बिल्कुल सामने वो एक कॉलेज हुआ करती थी। तो मैं उस पेड़ पे बैठ जाता था उस कलेश से दूर जाने के लिए। और मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हम इतनी अमीरी से इतनी गरीबी तक पहुंचे? मुझे उससे कोई अच्छा, वो आपके ज़हन में था ही नहीं? मुझे ये लगता था कि इन लोगों को क्या तकलीफ है, भले हम गरीब हुए हैं तो लाइफ तो जी रहे हैं ना, 2 वक्त की रोटी तो है ना, ये क्यों छोटी छोटी बात में इतनी लड़ाई कर रहे हैं? ओके, तो उसको एस्केप करने के लिए, उसे भागने के लिए मैं पेड़ पे जाता था, और जैसे एलिस इन वंडरलैंड बोलते हैं ना, वैसे मैंने अपना वंडरलैंड क्रिएट करना शुरू किया। तो वो कॉलेज में आते जाते जो स्टूडेंट्स थे उनको देखता था, उनको ऑब्जर्व करता रहा। और ऑब्जर्वेशन एंड मिमिक्री, ये ऐसा बोलता है, ये चाची ऐसे बोलती है, वो चाची। दिस इज सच अ यूनिक क्वालिटी। वे लोग इंस्पायर होते हैं फिल्मी कैरेक्टर से, तभी उनकी मिमिक्री करके वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। लेकिन आप अपने अराउंड जो लोग थे, अपने घर के नॉर्मल लोग जो होते हैं ना, नॉर्मल लोगों की जो पिक्यूलियरिटीज होती हैं, वो मैं ऑब्जर्व करता था, और फिर मैं मिमिक करता था, और खूब हंसते थे आसपास के मेरे दोस्त। ये आप स्टेज पे भी करते थे या फिर घर पे खाली? मैं घर पे करता, दोस्तों ग्रुप में। हाँ, तो जब कोई फूफा फूफी बुआ आई है और शाम को बैठे हैं, खाना वो बोले चल अभी तू इनकी नकल करके दिखा, उसकी नकल करके दिखा। वो मेरे लिए एस्केप रूट था कि अच्छा यहाँ मुझे अभिनय करने को मिल गया, चाहे वो मिमिक्री क्यों ना हो। मिमिक्री और अभिनय अलग चीजें होती है, ये नकल होती है, अभिनय तो किरदार बनना होता है।
तो मुझे वो कोई इस बात की कोई समझ नहीं थी तब उन दिनों में। लेकिन मेरे लिए जो वंडरलैंड था ना, वो इतना खूबसूरत था, मेरे लिए एस्केप रूट था। तो मैं छोटी छोटी कहानियाँ बनाना शुरू किया मैंने। वाह। और मैं ऐसे ही सोचता था ऐसी कोई एक कहानी हो जिसमें मैं ही हीरो हूँ ऑलवेज, और मैं अपने मन में उसको इनैक्ट करता था। फिर मैं स्कूल में 8वीं कक्षा में फिर मैं जैसे एक चैप्टर था, अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर। हाँ। जेरोम नाम के एक बहुत बड़े राइटर ने लिखी हुई एक छोटी सी कहानी है कि वो एक पिक्चर टांगने की जो उनकी जो कोशिशें हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। इस पे से मैंने एक प्ले लिखा और सैटरडे को मैंने यूं ही ऐसे कॉलेज स्कूल में पेश किया। मतलब अडैप्ट किया आपने डायरेक्टली? जी। और ऐसे ही पेश किया, हम बच्चों ने सब मिल करके किया। तो एंड आई रियलाइज जब ऑडियंस का रिएक्शन आता था तो मुझे इतना अच्छा लगा। दैट वाज लाइक नशा फॉर मी। कॉमेडी वाज माय थेरेपी टू माई सेल्फ। और मैं आज भी यही कहता हूँ कि कोई भी रिश्ता जिंदगी में, कोई भी रिश्ता हो, बाप बेटे का हो, पति पत्नी का हो, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हो, अगर उसमें लाफ्टर मौजूद है ना। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात आपने कही कि मुश्किलात तो लाइफ में आती है, लेकिन साथ साथ में इसमें लाफ्टर का डोज अगर हो उस मुश्किलात की घड़ी को अगर आप थोड़ा हंसी में गुजारेंगे तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाबी पाएंगे। ये सच है और ये थेरेपी है और ये मैं इसका अनुकरण करता आ रहा हूँ। इसको मैंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाया है। कुड़ते नहीं रहना है लाइफ में। आतिश जी, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? मुझे तो आप जब अपनी लाइफ में ब्रेक लेते हैं, आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं। हाँ जी, तो चलो हम भी ट्रैवल करके आते हैं। तसब रात में। हम मिलेंगे आप सभी से एक छोटे से अंतराल के बाद। A warm welcome to you all after the short break। चल रहा है आपका चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। और आज खुलासा कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन बातों का, जिंदगी के बारे में जिन्होंने अच्छी तरीके से जाना है, जिंदगी के तजुर्बों से, जिंदगी की जदोजहद से जिन्होंने काफी कुछ सीखा है, उसे ही उन्होंने बयां किया है अपनी तहरीर में। वो है नन्हा ददन आतिश कपाड़िया। आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के पास। थैंक यू। हम घूम के आए मन ही मन। अच्छा सा ब्रेक रहा। 16 साल की उम्र से राइटिंग की बाज़ाब्ता शुरुआत हुई है, थिएटर प्लेज लिखने आपने शुरू किया है ऐसे। उसके बाद ये सिलसिला कितने सालों तक आप थिएटर करते गए, और पहली मर्तबा आपने कब सोचा कि अब मुझे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आप टेलीविजन के सीरियल से ऊब चुके थे, तो आपने सोचा था कुछ अलग देना है। कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा जब आप फाइनली एक स्क्रिप्ट तैयार करके टेलीविजन के पास गए, प्रोडक्शन हाउसेस के पास गए कि भाई मुझे इस तरह का दिखाना है या सुनाना है, तो उन्होंने क्या क्या कहा? कई बार तो आपको ये कहा होगा ये कौन देखने वाला है, ये आजकल थोड़ी ना, ये क्या पता नहीं क्या सोच रहे हो, ये तुम्हें लिखना नहीं आता, ये भी कहा होगा लोगों ने। तो बड़ा डिप्रेशन में आ गए होंगे आप। किन्होंने आपको रिजेक्ट किया जब आप अपने स्क्रिप्ट लेकर कुछ अलग तरह की तहरीर लेकर पहुंचे थे स्टूडियो? थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि जब मैं एक प्ले कर रहा था जिसका नाम था केसर भीना करके एक प्ले था, इट वाज ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो उसमें मुझे जो है बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मुझे ना मेरे कैरेक्टर को लेकर लग रहा था ये बराबर नहीं है। तो ब्रेक चल रहा था और मैं जो है विपुल शाह को और देवेन भोजानी, तो उसमें उस वक्त कास्ट नहीं हुआ था, बाद में कास्ट हुआ था। हम तीनों बैठे थे और मैंने बोला ये क्या लाइन है, इतना अच्छा प्ले है, इतना अच्छा कैरेक्टर बनाया मेरा, लेकिन ये क्या वाहियात लाइन है, इससे तो मैं बेहतर लिख सकता हूँ। तो पता नहीं था मुझे कि मेरे डायरेक्टर महेंद्र जोशी, ही इज माय गुरु, आई टेक हिम एज माय गुरु, वो मेरे पीछे खड़े थे। तो वो गाली गलौज करते थे, तो उन्होंने मुझे देख करके बोला कि अच्छा तू लिखेगा? तुझे नहीं, उन्होंने कहा तुझे बहुत समझ में आता है डायलॉग। मैंने कहा सर ये प्ले बहुत अच्छा है, मेरा रोल बहुत अच्छा है, लेकिन ये डायलॉग तो मैं इससे बेहतर ही लिख सकता हूँ। तो आपको अपने डायलॉग्स पसंद नहीं आए उसमें? आपने कहा कि इसमें चेंजेस चाहिए। हाँ, तो उन्होंने कहा खुद लिख के मैं देखता हूँ ना तेरे को कितना। अच्छा, चैलेंज के तौर पर आपने फिर एक्सेप्ट किया वो? अब वो सुन ही लिया है उन्होंने बात, मतलब द कैट इज आउट ऑफ द बैग, तो अब क्या मतलब मैं क्या इसको डिफेंड करूँ। दूसरे दिन मैंने लिख करके दिखाया उनको, तो उन्होंने कहा ये वाकई में बहुत अच्छा है। उसके बाद उनका एक प्ले था जिसमें मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, लेकिन वो क्लाइमैक्स में उन्होंने खुद लिखा था, महेंद्र जोशी जी ने, तो वो क्लाइमैक्स में कुछ अटके हुए थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि ये मुझे ये प्रोज में, पोएट्री में चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं घर गया और फिर मैंने लिखा और मैंने उनको पेश किया। और मुझे एक पता था एक चीज़ कि उनको कभी ना ये मत पूछो कि कैसा है, तो वो गाली देंगे। अगर आप ऐसा पूछो कि कैसा है तो वो बोलेंगे बहुत खराब। जैसे वो फिल्म थी ना विप्लैश, जिसमें आप जितना तोड़ो उतना वो ऊपर उभर कर आने की कोशिश करेगा। तो मुझे ये मालूम था, तो मैंने कहा मैं पूछूंगा ही नहीं, बुरा होगा तो वैसे ही बोलेंगे। तो मैं चला गया देख करके। फिर मैं आया रात में, उनकी ग्रैंड रिहर्सल खत्म हुई और मैं फिर भी नहीं पूछ रहा हूँ, और वो आंखों से आंखें मिला रहे।
बार बार देख रहे हैं कि ये पूछे और मैं गाली दूं, मैं पूछे और गाली आपने पूछा मैंने पूछा ही नहीं, मैं ऐसे ही देखता, उनको देख ही नहीं रहा था, मैं आंखों से आंखें नहीं मिला रहा था, मैं इधर उधर देख रहा हूँ। तो उन्होंने फाइनली ऐसे मुझे आवाज़ दी और मैंने कहा हाँ सर, इतना भोला बना मैं, हाँ सर मुझे क्यों बुलाया आपने, मतलब आवाज़ दी। उन्होंने इतना किया। आफ्टर दैट और उन्होंने मेरे लिए डिनर मंगवाया और फिर उन्होंने एक ड्रिंक लेकर के मुझे कहा कि आतिश एक्टर तो बहुत मिल जाएंगे, राइटर नहीं मिलते, तुमको लिखना चाहिए, तुम भटको मत। तो उन दिनों में गुजराती सीरीज जस्ट शुरू हुई थी, तो विपुल शाह जो मेरे मित्र हैं वो मुझे लेकर के गए उनकी फ्रेंड शोभना देसाई के पास। तो शोभना देसाई ने कहा कि क्या आता है लिखने को, तो मैंने कहा कि कुछ आइडियाज़ है, मैं लिख करके लाता हूँ। उन्होंने कहा बेशक लाइए। दूसरे दिन मैंने उनको वो पेश किया तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है। तो अभी मेरी एक सीरियल पास हुई है गुजरात दूरदर्शन पे, उसके डायलॉग्स तुम लिखोगे। तो उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया तो मैं तो हैरान रह गया। तो वहां से मेरी लिखने की शुरुआत हुई। लेकिन गुजराती सीरियल्स थी, हिंदी में तो कौन ब्रेक देगा। लेकिन हिंदी में भी जब उन्होंने अल्प विराम करके एक अल्प विराम से आप मैंने वहां से शुरुआत की। वो नोटिसेबल आपका एज ए लेखन के तौर पर था। मेरी एक ही कंडीशन थी कि मैं अगर मुझे कोई कहेगा नहीं कि क्या लिखना है तो ही मैं लिखूंगा, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले लो। हाँ, मतलब आप हमेशा से क्लियर थे जहन में कि मैं अपने शर्तों पर चलूंगा, बंदिशें नहीं, आजाद छोड़ दो मुझे। वैसे भी सही है, कहते हैं एक राइटर को अगर आप आजाद छोड़ोगे वो अच्छा लिखता है, कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए। क्या यही एक वजह है कि फिर आप बंदिशों में नहीं बंधे इंडस्ट्री में? यही एक वजह है कि आपने बहुत सारे लोगों को, फिल्म मेकर्स को ना भी कहा? यही एक वजह है कि आप फिल्में ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बंदिशें हैं? अब प्रोड्यूसर कुछ अलग करेगा, डायरेक्टर कुछ अलग कहेगा, राइटर का लोग कम मानते हैं, एक्टर्स नहीं मानते हैं। एक्टर्स बड़े स्टार लो तो वो अपने हिसाब से कहता है कि मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो क्या ये सारी चीज़ों की वजह से ही आपने फिर सोचा कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर खुद ही बनना है, बेहतरी इसी में है, जो मेरा जॉनर है उसी को आगे बढ़ाते रहो और बेस्ट से बेस्ट दो? क्या होता है ना, जब कलाकार कोई अपने घर से ईगो लेकर के आए और फिर आप पे वो थोपे और ये माने कि उनको ज्यादा समझ में आता है, तो फिर मेरा ये कहना है कि तो फिर आप ही लिख लो ना भाई। अगर आपको सब समझ में आता है तो फिर राइटर की जरूरत ही क्या है। हाँ। तो ये एक दो बार हुआ, नॉट इन सो मच इन आंखें एंड नॉट एट ऑल इन वक्त, बट इसके इर्द गिर्द मैंने एक दो फिल्मों में दूसरे लोगों के साथ भी जो है मैं जुड़ा, बहुत ब्रीफली। लेकिन वहां पे मैंने देखा कि वो एक्टर इतना बैगेज लेके आता है भाई कि मैंने सोचा कि यार ये मुझे पता है आप किन की बात कर रहे हैं। हाँ। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे से तो नहीं होगा, मेरी फितरत नहीं है ये। मैं ऐसा एक विश्व बनाऊं जहां पे लोग मेरी सुने, मेरी इज्जत करें, और मेरी इज्जत ना करो ना सही, मुझे कोई परवाह नहीं है, बिकॉज मेरी इज्जत इज अ पर्सनल थिंग। मेरी राइटिंग की इज्जत करो, अगर वो बुरा है, मेरी लिखाई बुरी है तो मुझे बोलो, मैं उसको करेक्ट करके दूंगा, लेकिन आप नहीं करेक्ट कर सकते, आप उसको रीराइट नहीं कर सकते। ये बदतमीजी है और ये बदतमीजी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। जी, आप लकी हैं, आप कर पाए, अपनी दुनिया आबाद कर पाए, आपको ऐसे लोग मिले, लेकिन बहुत कम राइटर्स ऐसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द राइटर्स हमारी इंडस्ट्री के या टेलीविजन इंडस्ट्री के बंदिशों में ही रहते हैं। उनकी जो क्रिएटिविटी है वो दम तोड़ देती है कहीं ना कहीं, और हमेशा कभी ना कभी मोस्ट ऑफ द टाइम राइटर्स को मैंने देखा डिप्रेशन के ज्यादा शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको आज़ादी ही नहीं है। एक अपने हिसाब से कहता है लिखो, दूसरा, ये सिर्फ राइटर्स इन जनरल में बात कर रही हूँ, उसमें लिरिक्स राइटर भी आते हैं, लिरिसिस्ट भी आते हैं। आपने वैसे लिरिक्स राइटर काम किया, इनफैक्ट जो भी आपने सीरियल्स लिखे, प्रोड्यूसर डायरेक्ट किए, उनके टाइटल ट्रैक से उसमें ना उसमें मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कभी किसी ने टोका नहीं। अब ये इस ट्रैप से निकलने के लिए कि भाई 10 लोग मुझे बोलेंगे कि 10 तरह से लिखो, उस ट्रैप से निकलने के लिए ही मैंने ऐसा तय किया कि मैं ऐसे शोज बनाऊं जिसमें बाकी मतलब दूसरा जो हो कुछ बोल ही ना पाए। हाँ, अच्छा, लेकिन अब वो बात आधी रह गई थी। जब आप प्रोडक्शन हाउसेस के पास गए, शुरुआत की बात है जी, ठीक है, तो क्या क्या सुनना पड़ा आपको वहाँ पे कि ये राइटिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, क्या लेकर आए हो? जबकि कल्ट सीरियल्स आपके तस्वर किए जाते हैं, जो सीरीज आपने बनाई, चाहे खिचड़ी है, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब जो रोशेस का किरदार है, मनीषा का किरदार है, सारा भाई का किरदार है, एक टू एक। तो रियल लाइफ के बारे में भी कहाँ से कौन सा कैरेक्टर आपने अपनी फैमिली से निकाला, उस पर बात करने से पहले जो मुश्किलें ये मुझे बताएं, जो मुश्किलें आई,
क्या क्या सहना पड़ा आपको, मतलब जो आपको अपने हिसाब से लगता है कि मोस्ट ऑफ द राइटर्स को यही सहना पड़ता होगा, इसी वजह से राइटिंग जो है, क्रिएटिविटी जो है वो दम तोड़ देती है। टेलीविजन में जिस तरह के शोज चल रहे थे वो मुझे करने नहीं थे, बिकॉज मैं एक महल और सपनों का नाम का एक डेली कर चुका था। तो फिर डेलीज हर जगह जाओ आपको डेलीज बोल रहे हैं कि आप डेली करके दो। मैंने कहा पर ये ड्रामा तो मैं कर चुका हूँ, ये सब तो हो गया है, अभी मैं फिर से अपने आप को रिपीट क्यों करूँ, वही का वही क्यों करूँ। फिर मैंने सोचा, जेडी और मैं बैठे और मैंने उसको एक आइडिया सुनाया। मैंने कहा इतना टेढ़ा फैमिली बनाते हैं जो सारे टेलीविजन के सो कॉल्ड रूल्स है ना, इससे विपरीत करे तो, इससे कुछ उल्टा करे तो हमने एक स्क्रिप्ट बनाई और हमने 2-3 प्रोडक्शन हाउस, बिकॉज हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस नहीं था, तो हमने जाकर के उनको सुनाई। तो मुझे एक स्टेटमेंट ना बहुत चुभ गया कि तुमको ना राइटिंग, टेलीविजन राइटिंग नहीं आती। तो मैंने कहा अच्छा, लोग तो मुझे कहते हैं कि एक महल और सपनों का इज अ ग्रैंडफादर ऑफ, मैं नहीं कहता पर मैंने सुना है, लोगों ने मुझे कहा है कि आपकी ये सीरियल ग्रैंडफादर ऑफ डेली सोप्स है। तो अच्छा लगता है अगर कोई ऐसा कहता है तो। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कहता और ना ही मैं मानता हूँ। लोगों को लगा, अल्प विराम देख के लोगों ने कहा कि इतना मैच्योर राइटिंग इतनी छोटी सी उम्र में। तो मैंने कहा कि उसमें बहुत सारा हॉस्पिटल का जो समा है, जो माहौल है, वो मेरी निजी जिंदगी से मैंने उसमें डाला हुआ है। तो उसके बाद अगर कोई मुझे ये कहता है कि तुमको टेलीविजन लिखना नहीं आता, तो मेरे लिए ये चैलेंज था। तो मुझे आया गुस्सा, लेकिन मेरा एक ये है कि गुस्से को मैं चैनलाइज करता हूँ, एंगर को बचपन से पालना सीखा है आपने। हाँ, और उसको कन्वर्ट करना सीखो उस गुस्से को। तो फिर मैंने जेडी से कहा कि यार हम ये अभी यही बनाएंगे और अब तो यही करेंगे और इसको जो है इसी को बनाएंगे, चाहे वो नुकसान क्यों ना कर दे हमारा। तो फिर अगर कोई टेकर्स नहीं था तो हमने कहा हम ही बना लेते हैं। तो फिर हमको यूटीवी ने सपोर्ट किया उन दिनों में, तो वो हमको लेके गए, एक बार लेके गए एक पर्टिकुलर चैनल में। वहाँ के चैनल हेड ने कहा कि आगे क्या आता है इसमें, सो व्हाट डू यू सी, आगे इसमें क्या आएगा। मैंने कहा इसी में कुछ नहीं है पहले एपिसोड में, आगे क्या आएगा। मैंने समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ कैरेक्टर्स की अजीब बिहेवियर का एक शो है, ना इसका सर है ना पैर है, ना इसमें कोई लॉजिक है और ना इस तरह के लोग, आप क्या बोलते हो, टेलीविजन इज ऑल अबाउट रिलेटेबिलिटी। सारे किरदारों के साथ जब ऑडियंस रिलेट करती है, उनको लगता है कि हम है ये, तो वो एक्सेप्ट करते हैं। मैं उसका उल्टा करना चाहता हूँ, ऑडियंस को ये लगना चाहिए कौन लोग हैं, ये कितने भयंकर लोग हैं, हमारे घर में नहीं है ऐसे, थैंक गॉड। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता था कि ये आप ही के घर से चुराए हुए लोग, और आपको पता नहीं है क्योंकि आपने मेरा लेंस नहीं पहना है, मैं वो इग्नोरेंट रहे हो। हाँ, आप मेरी नजर से देखे तो आपको आपके घर में भी ये सब दिखेंगे। हाँ। तो फिर हम गए स्टार नेटवर्क के पास। अब देखो, एक चैनल से हम दूसरी चैनल में गए, तो वहां पे जो लोग बैठे थे, तरुण कटियाल, दीपक सहगल और शैलजा केजरीवाल, उन्होंने सुना और तीनों ने एक दूसरे के सामने देखा और तरुण कटियाल जी ने कहा कि इसको हमको देखना है। तो आपने पायलट बना के दिया फिर उनको? नहीं, हमने पढ़ा सिर्फ पहले। हाँ, उन्होंने पढ़ के उनको बहुत खूबसूरत लगा। जरीना जी ने कहा कि इसको डायरेक्ट कौन करेगा। मैं मुंह खोल के कुछ बोलूं उससे पहले जेडी ने कहा डायरेक्ट तो आतिश ही करेगा। तो मैंने ऐसे देखा और कहा हाँ, अभी कैसे, उसने बोल दिया, मना तो कर नहीं सकता मैं। मुझे लगता है बातें इतनी अच्छी हो रही है, क्यों ना इसे जारी रखें अगले सैटरडे तक, क्या लगता है? मैं तो कह रहा हूँ 3 सैटरडे का। तो नेक्स्ट सैटरडे वापस आपके साथ कन्वर्सेशन जो भी बची हुई है वो पूरी करेंगे। तो एज ऑफ नाउ आज इस सैटरडे हम आपसे इजाजत चाहते हैं, मिलेंगे अगले सैटरडे आतिश कपारिया के साथ, ढेर सारी बातों के साथ, कुछ इंस्पिरेशनल बातों के साथ साथ, और इन्होंने जो कैरेक्टर्स तहरीर किए हैं और उन्हें मंजर आम लाया है, उन पर चर्चा होगी, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी होगा। लेकिन आज के प्रोग्राम से इजाजत, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक मुस्कुराते रहो क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं।